कहानी की शुरुआत होती है ससेक्स के एक बेहद खूबसूरत और आलीशान महल हार्टफील्ड से, जहां सुबह की पहली किरण पड़ने से ठीक पहले सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि 21 साल की बेहद खूबसूरत, अमीर और खुद को सबसे बुद्धिमान समझने वाली लड़की एमा वुडहाउस की है। एमा इस महल के बगीचे में खड़े होकर अपनी सबसे करीबी सहेली और अपनी पूर्व गवर्नेस मिस टेलर के लिए एक बेहद कीमती और खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता तैयार कर रही है। आज का दिन हार्टफील्ड के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि मिस टेलर आज इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हैं। उन्होंने एमा के पड़ोसी मिस्टर वेस्टन से शादी कर ली है। एमा इस विदाई से अंदर ही अंदर टूट रही है, लेकिन बाहर से वो एक गहरी साजिशी मुस्कान चेहरे पर लिए हुए है। जब वो अपनी सहेली को गले लगाती है तो वो रोने के बजाय अपनी पीठ थपथपाती है। दरअसल एमा को एक बेहद खतरनाक बीमारी है, दूसरों की जिंदगी के फैसले खुद करने की बीमारी। वो पूरे यकीन के साथ अपने बूढ़े और सनकी पिता मिस्टर वुडहाउस से कहती है कि मिस टेलर और मिस्टर वेस्टन की ये शादी किसी किस्मत का खेल नहीं बल्कि उसकी खुद की बनाई हुई एक चाल है। वो दावा करती है कि उसने अपनी जादुई मैचमेकिंग स्किल से इस रिश्ते को अंजाम दिया है। उसके पिता, जो हर छोटी बात पर बीमार पड़ने का नाटक करते हैं और घर में आने वाली हल्की सी हवा से भी डरते हैं, एमा को चेतावनी देते हैं कि वो दूसरों की जिंदगियों के साथ खेलना बंद करे। वो कहते हैं, एमा, तुम्हारी कही बातें सच हो जाती हैं, इसलिए आगे से कभी किसी की किस्मत तय करने की कोशिश मत करना। लेकिन एमा के सिर पर तो अपनी बुद्धिमानी का भूत सवार था। वो मुस्कुराते हुए खुद से वादा करती है कि वो अपनी जिंदगी में तो कभी शादी नहीं करेगी, लेकिन दूसरों की शादियां कराना उसका सबसे बड़ा और पसंदीदा खेल रहेगा। चर्च में शादी के दौरान एमा की नजरें लगातार दरवाजे पर टिकी होती हैं। वो मिस्टर वेस्टन के अमीर और रहस्यमयी बेटे फ्रैंक चर्चिल का इंतजार कर रही है, जो अपने पिता की इतनी बड़ी खुशी में शामिल होने तक नहीं आया। हर कोई फ्रैंक की इस बेरुखी से हैरान है, लेकिन एमा के दिमाग में कुछ और ही पक रहा है। शादी खत्म होते ही रिसेप्शन की भीड़ में एमा खुद को अचानक बेहद अकेला पाती है। उसकी सबसे पक्की दोस्त अब किसी और की पत्नी बन चुकी थी और इस पूरे गांव में उसकी टक्कर की बात करने वाला कोई नहीं था। तभी उसकी नजर चर्च के खूबसूरत और चालाक पादरी मिस्टर एल्टन पर पड़ती है, जो लड़कियों के बीच खुद को किसी शहंशाह से कम नहीं समझता था। मिस्टर एल्टन को देखते ही अकेलेपन से जूझ रही एमा के शातिर दिमाग में एक नया और विनाशकारी आइडिया आता है। वो तय करती है कि मिस्टर एल्टन उसके अगले शिकार होंगे और वो उनकी शादी इस इलाके की किसी बेहद खूबसूरत लड़की से करवा कर रहेगी। तभी एमा के कानों में एक अजीब सी गॉसिप पड़ती है। स्कूल की हेडमिस्ट्रेस मिसेस गॉडार्ड किसी लड़की के बारे में बात कर रही थी कि वो एक नाजायज औलाद है जिसके असली माँ बाप का किसी को पता नहीं है। उस लड़की का नाम था हैरियट स्मिथ, एक 17 साल की बेहद खूबसूरत लेकिन जरूरत से ज्यादा सीधी और मासूम लड़की, जिसमें रत्ती भर भी आत्मविश्वास नहीं था। एमा जब हैरियट को देखती है तो उसे अपनी बोरिंग जिंदगी को मजेदार बनाने का एक जिंदा खिलौना मिल जाता है। वो फैसला करती है कि वो हैरियट को अपने महल में बुलाएगी, उसे इस देहातीपन से बाहर निकालेगी, उसे एक संस्कारी और अमीर घर की लड़की की तरह उठना बैठना सिखाएगी और फिर उसकी शादी सीधे मिस्टर एल्टन से करवा देगी। अगले ही दिन हैरियट डरती और कांपती हुई एमा के आलीशान महल में कदम रखती है। एमा उसे चाय पर बिठाती है और अपनी अमीरी के रौब में सीधे सीधे कहती है, हैरियट, तुम्हारी पैदाइश भले ही एक रहस्य हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे की मासूमियत बताती है कि तुम किसी बड़े खानदान की औलाद हो, इसलिए तुम्हें छोटे मोटे और गरीब लोगों से दूर रहना चाहिए। मासूम हैरियट एमा की बातों में आ जाती है, लेकिन वो बातों बातों में अपनी जिंदगी का एक बड़ा राज खोल देती है। वो बताती है कि इसी इलाके के एक सीधे सादे और भले किसान रॉबर्ट मार्टिन से वो बहुत प्यार करती है और रॉबर्ट भी उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। रॉबर्ट मार्टिन का नाम सुनते ही एमा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो हैरियट को डांटते हुए कहती है कि एक मामूली किसान की उसकी जिंदगी में कोई औकात नहीं होनी चाहिए। वो हैरियट के दिमाग में यह जहर घोल देती है कि रॉबर्ट उसके लायक ही नहीं है और उसे मिस्टर एल्टन जैसे ऊंचे दर्जे के इंसान के सपने देखने चाहिए। लेकिन एमा को यह अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह घमंड बहुत जल्द उसी पर भारी पड़ने वाला है। उसी शाम एमा के घर एक ऐसा शख्स कदम रखता है जो उसकी हर चाल को भांप लेता था, मिस्टर जॉर्ज नाइटली। नाइटली उम्र में एमा से बड़े, बेहद समझदार और जमींदार थे, जो एमा के इस घमंडी स्वभाव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जब एमा गर्व से नाइटली को बताती है कि उसने हैरियट को अपने प्रभाव में ले लिया है और वो उसकी जिंदगी बदलने वाली है, तो नाइटली का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो एमा को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहते हैं, एमा, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम उस मासूम लड़की को एक ऐसे झूठे आसमान में उड़ा रही हो जहां से जब वो गिरेगी तो उसके पास संभलने का मौका भी नहीं होगा। तुम हैरियट की भलाई नहीं बल्कि सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट कर रही हो। एमा नाइटली की बात को हंसकर टाल देती है, लेकिन उसकी ये जिद एक ऐसे भयानक मोड़ पर आकर रुकती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ दिनों बाद हैरियट
हैरियट भागती हुई एमा के कमरे में आती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं और आंखों में आंसू होते हैं। उसके हाथ में रॉबर्ट मार्टिन का एक खत था जिसमें रॉबर्ट ने हैरियट को सीधे शादी के लिए प्रपोज किया था। हैरियट बेहद खुश थी और वो रॉबर्ट को हाँ कहना चाहती थी, लेकिन वो एमा के प्रभाव में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो आखिरी फैसला एमा पर छोड़ देती है। एमा को लगता है कि अगर हैरियट ने इस किसान से शादी कर ली तो मिस्टर एल्टन वाला उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। वो अपनी चालाकी का इस्तेमाल करती है और हैरियट को मजबूर करती है कि वो सच्चे प्यार को लात मार दे और रॉबर्ट के प्रपोजल को ठुकरा दे। हैरियट भारी मन से रोते हुए रॉबर्ट को मना कर देती है। जब मिस्टर नाइटली को पता चलता है कि रॉबर्ट का दिल टूट चुका है और इसके पीछे एमा का हाथ है, तो वो एमा के पास आते हैं और दोनों के बीच एक भयंकर बहस छिड़ जाती है। नाइटली चिल्लाकर कहते हैं, तुमने एक अच्छे और सच्चे इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी एमा। हैरियट रॉबर्ट के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं थी और तुमने उसे धोखा देना सिखा दिया। एमा को अपनी गलती का एहसास होने के बजाय गुस्सा आ जाता है, लेकिन असली धमाका तो अभी होना बाकी था। क्रिसमस की एक बर्फीली रात को एक पार्टी से लौटते वक्त एमा और मिस्टर एल्टन एक ही बग्गी में अकेले रह जाते हैं। एमा को लगता है कि मिस्टर एल्टन हैरियट के बारे में बात करेंगे, लेकिन अचानक चलती हुई बग्गी में मिस्टर एल्टन जंगली भेड़िए की तरह एमा के ऊपर झपट पड़ते हैं। वो एमा का हाथ पकड़ लेते हैं और पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं कि वो हैरियट जैसी मामूली लड़की से नहीं बल्कि एमा की दौलत और उसकी खूबसूरती से प्यार करते हैं। वो एमा को शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। एमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आता है कि जिस पादरी को वो मोहरा समझ रही थी उसने खुद एमा को ही अपना शिकार बना लिया था। एमा उसे जोर से धक्का देती है और उसका प्रपोजल बुरी तरह रिजेक्ट कर देती है। अगली सुबह जब रोती हुई हैरियट को सच पता चलता है कि मिस्टर एल्टन उससे नहीं बल्कि एमा से शादी करना चाहते थे, तो हैरियट का दिल पूरी तरह टूट जाता है। एमा को समझ आता है कि उसकी एक जिद ने दो जिंदगियां तबाह कर दी। रॉबर्ट मार्टिन का सच्चा प्यार भी छूट गया और एल्टन का झूठा सपना भी टूट गया। पादरी एल्टन गुस्से और बेइज्जती में गांव छोड़कर चला जाता है। एमा अपनी इस भयंकर हार से सदमे में थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गांव में दो नए चेहरों की एंट्री होती है। पहला चेहरा था जेन फेयरफैक्स, एक बेहद शांत, रहस्यमयी और पियानो बजाने में माहिर लड़की, जिससे एमा को जलन होने लगती है। और दूसरा चेहरा था वही फ्रैंक चर्चिल, जिसका एमा महीनों से इंतजार कर रही थी। फ्रैंक चर्चिल के आते ही एमा की जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला था, क्योंकि फ्रैंक आते ही एमा के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा गहरा राज छुपा था जो हार्टफील्ड के इस महल को हिलाकर रख देने वाला था। या एमा फ्रैंक चर्चिल के इस जाल में फंस जाएगी, और क्या मिस्टर नाइटली एमा को इस नए विनाश से बचा पाएंगे? गांव में फ्रैंक चर्चिल के आते ही चारों तरफ एक अजीब सी हलचल मच जाती है। फ्रैंक देखने में बेहद हैंडसम, अमीर और अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत लेने वाला इंसान था। एमा को लगता था कि फ्रैंक सिर्फ उसके लिए बना है, और जब फ्रैंक ने आते ही एमा की तारीफों के पुल बांधने शुरू किए तो एमा का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। फ्रैंक अक्सर एमा के करीब आने के बहाने ढूंढता, उसके साथ लंबी सैर पर जाता और हर महफिल में अपनी नजरें सिर्फ एमा पर टिकाए रखता। एमा को लगने लगा था कि वो फ्रैंक के प्यार में गिर रही है और जल्द ही वो इस पूरे इलाके की सबसे ईर्ष्याजनक महिला बनने वाली है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छुपा था जिससे एमा पूरी तरह अंधी थी। उसी दौरान गांव में मिस्टर एल्टन भी वापस लौट आते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं थे। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उन्होंने आनन फानन में बाथ नाम के शहर की एक बेहद घमंडी और अमीर महिला ऑगस्टा से शादी कर ली थी। मिसेस एल्टन के आते ही पूरे गांव का माहौल बदलने लगा। वो आते ही खुद को इस इलाके की मालकिन समझने लगी और एमा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। सबसे ज्यादा जुल्म मासूम हैरियट पर हो रहा था। मिसेस एल्टन हर महफिल में हैरियट की कमतरी और उसकी अज्ञात पैदाइश का मजाक उड़ाती थी, जिससे हैरियट अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। एमा ये सब देख रही थी, लेकिन फ्रैंक चर्चिल के फ्लर्ट और उसकी मीठी बातों के नशे में वो अपनी सहेली का खुलकर बचाव भी नहीं कर पा रही थी। तभी गांव में एक बड़ी बॉलरूम डांस पार्टी का आयोजन किया जाता है। ये पार्टी एमा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाली थी जो दोस्ती और नफरत की सारी सरहदें पार कर देने वाला था। पार्टी में जब डांस शुरू होता है तो मिस्टर एल्टन जानबूझकर हैरियट के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और सबके सामने उसे डांस पार्टनर बनाने से मना कर देते हैं। पूरी महफिल के बीच हैरियट की ये बेइज्जती देखकर वो रोने ही वाली होती है कि तभी वहां मिस्टर नाइटली आगे आते हैं। नाइटली बड़ी शालीनता से हैरियट का हाथ पकड़ते हैं और उसे डांस फ्लोर पर ले जाते हैं। नाइटली का ये बड़प्पन देखकर एमा का दिल उनके लिए एक अजीब से सम्मान से भर जाता है। उसी रात जब एमा और नाइटली एक साथ डांस करते हैं तो पहली बार एमा को
को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस होती है। उसे एहसास होता है कि नाइटली सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन खुशियों का ये पल बहुत छोटा था। अगले ही दिन जब फ्रैंक चर्चिल और एमा जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो अचानक कुछ आवारा लोग हैरियट को घेर लेते हैं। हैरियट डर के मारे चीखने लगती है। तभी फ्रैंक किसी फिल्मी हीरो की तरह वहां पहुंचता है और उन गुंडों को भगाकर हैरियट की जान बचाता है। जब बेहोश हैरियट को लेकर फ्रैंक एमा के पास आता है तो हैरियट की आंखों में फ्रैंक के लिए एक अनोखी चमक थी। एमा को लगता है कि किस्मत एक बार फिर उसे मैच मेकिंग का मौका दे रही है। उसे लगता है कि हैरियट और फ्रैंक एक दूसरे के लिए बने हैं। वो हैरियट को बढ़ावा देती है कि वो फ्रैंक के बारे में सोचे, बिना ये जाने कि वो हैरियट को एक ऐसे कुएं में धकेल रही है जहां सिर्फ अंधेरा था। कहानी का सबसे बड़ा और दर्दनाक धमाका तब होता है जब पूरा गांव बॉक्स हिल नाम की एक पहाड़ी पर पिकनिक मनाने जाता है। धूप तेज थी और हर कोई थोड़ा थका हुआ था। माहौल को मजेदार बनाने के लिए फ्रैंक चर्चिल एक खेल शुरू करता है और कहता है कि हर किसी को एमा को खुश करने के लिए कुछ न कुछ बोलना होगा। तभी वहां खड़ी बेचारी और गरीब मिस बेट्स, जो हमेशा बहुत ज्यादा बोलती थीं, मजाक में कहती हैं कि उनके पास बोलने के लिए बहुत सारी फालतू बातें हैं। एमा अपने घमंड और फ्रैंक के साथ की मस्ती में अंधी होकर सबके सामने मिस बेट्स का भयानक मजाक उड़ा देती है। वो कहती है, मिस बेट्स, आपके लिए मुश्किल ये नहीं है कि आप कुछ कहें, बल्कि मुश्किल ये है कि आप सिर्फ 3 फालतू बातें कहकर चुप हो जाएं। पूरी महफिल में सन्नाटा पसर जाता है। मिस बेट्स का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिकनिक वहीं खत्म हो जाती है। जब सब वापस लौट रहे होते हैं तो मिस्टर नाइटली अकेले में एमा को रोकते हैं। नाइटली का चेहरा गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। वो एमा पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए एमा। मिस बेट्स तुमसे उम्र में बड़ी हैं, वो गरीब हैं और उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। तुमने अपनी अमीरी के नशे में एक बेसहारा औरत का तमाशा बना दिया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नाइटली की ये बातें एमा के कलेजे को चीर देती हैं। उसे पहली बार अपनी औकात और अपने घमंड का एहसास होता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन एमा की बर्बादी का सिलसिला यही नहीं रुकता। अगले ही दिन खबर आती है कि फ्रैंक चर्चिल की अमीर चाची का अचानक निधन हो गया है और इसी के साथ एक ऐसा खौफनाक सच सामने आता है जो पूरे गांव को हिलाकर रख देता है। फ्रैंक चर्चिल और वो शांत लड़की जेन फेयरफैक्स पिछले 9 महीनों से छुपकर एक दूसरे से सगाई कर चुके थे। फ्रैंक इतने समय से जो एमा के साथ फ्लर्ट कर रहा था, वो सिर्फ दुनिया की नजरों से अपने और जेन के रिश्ते को छुपाने का एक नाटक था। एमा को समझ आता है कि फ्रैंक ने उसका इस्तेमाल एक मोहरे की तरह किया था। एमा इस धोखे से संभल भी नहीं पाई थी कि हैरियट दौड़ती हुई उसके पास आती है। एमा को लगता है कि हैरियट फ्रैंक के धोखे से टूटी होगी, लेकिन हैरियट जो कहती है वो सुनकर एमा के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। हैरियट कहती है, एमा, मुझे फ्रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मिस्टर नाइटली से प्यार करती हूँ। और उस रात पार्टी में जब उन्होंने मुझे संभाला, तब से मुझे यकीन है कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं। हैरियट के मुंह से नाइटली का नाम सुनते ही एमा के सीने में जैसे कोई खंजर घोंप देता है। उसे अचानक समझ आता है कि वो पूरी दुनिया की शादियां कराने के चक्कर में अपनी ही जिंदगी को तबाह कर चुकी थी, क्योंकि वो खुद मिस्टर नाइटली से बेपनाह प्यार करती थी। अब जब नाइटली हैरियट के होने वाले थे, तो क्या एमा अपने इस इकलौते सच्चे प्यार को हमेशा के लिए खो देगी, या फिर किस्मत उसके घमंड की आखिरी आहुति लेने वाली थी? हैरियट के मुंह से मिस्टर नाइटली का नाम सुनते ही एमा के दिल पर जैसे वज्रपात हो जाता है। उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है मानो उसके पैरों के नीचे की जमीन दलदल बनकर उसे निगल रही हो। इतने महीनों तक दूसरों की जोड़ियां बनाने का जो घमंड एमा के सिर पर सवार था, वो एक झटके में चकनाचूर हो चुका था। उसे अपनी जिंदगी की सबसे भयानक और कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। वो किसी और से नहीं बल्कि मिस्टर नाइटली से ही अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हैरियट पूरे हक और उम्मीद के साथ एमा की आंखों में देख रही थी और एमा चाहकर भी अपनी उस दोस्त को सच नहीं बता पाती जिसे उसने खुद ऊंचे सपने देखना सिखाया था। एमा भारी मन से हैरियट को दिलासा देती है और वहां से भागकर अपने कमरे में आ जाती है। वो खिड़की के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जो ठीक एमा के दिल के भीतर मचे तूफान की तरह थी। उसे लगता है कि उसने अपने घमंड और बचपने में अपनी खुशियों का गला घोट दिया है। अब मिस्टर नाइटली हैरियट के हो जाएंगे और उसे पूरी जिंदगी इस आलीशान महल में अकेले अपने सन की पिता की सेवा करते हुए गुजारनी होगी। अपनी सहेली की खुशी के लिए एमा अपने प्यार का बलिदान देने का मन बना लेती है, लेकिन अंदर से उसका दम घुट रहा था। अगले दिन बारिश थमने के बाद एमा भारी कदमों से बगीचे में टहल रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह उतर चुका था और आंखों के नीचे रोने के काले घेरे साफ नजर आ रहे थे। तभी अचानक
अचानक बगीचे के सन्नाटे को चीरती हुई घोड़े के टापों की आवाज गूंजती है। एमा मुड़कर देखती है तो सामने मिस्टर नाइटली खड़े थे। वो अभी अभी लंदन से वापस लौटे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट थी। एमा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि नाइटली उसके पास हैरियत से अपनी शादी की बात करने आए हैं। एमा अपने आंसुओं को छुपाते हुए एक झूठी मुस्कान चेहरे पर ले आती है। नाइटली एमा के करीब आते हैं, लेकिन उनके मुंह से फ्रैंक चर्चिल और जेन फेयरफैक्स की गुप्त सगाई की बात निकलती है। नाइटली को लग रहा था कि एमा फ्रैंक से प्यार करती थी और इस धोखे से उसका दिल टूट गया होगा। वो एमा का हाथ थामते हैं और बेहद भावुक होकर कहते हैं, एमा, मुझे बेहद दुख है, काश मैं तुम्हें इस दर्द से बचा पाता। एमा उनकी तरफ देखती है और तुरंत उनका भ्रम दूर करते हुए कहती है कि वो फ्रैंक से कभी प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ एक बचपना था। ये सुनते ही नाइटली के चेहरे का रंग पूरी तरह बदल जाता है। उनके चेहरे पर छाई मायूसी गायब हो जाती है और उसकी जगह एक अनोखी चमक ले लेती है। नाइटली एमा के और करीब आते हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। नाइटली का गला भर आता है और वो एमा की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, एमा, मैंने तुमसे तब से प्यार किया है जब तुम सिर्फ 13 साल की थी। मैंने हमेशा तुम्हें सुधरने की कोशिश की, तुम्हें डांटा क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई और नहीं था। अगर मैं तुमसे थोड़ा कम प्यार करता तो शायद इसके बारे में ज्यादा बात कर पाता। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? एमा को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता। जिस नाइटली को वो हैरियट का समझ चुकी थी, वो उसके सामने घुटनों पर बैठकर अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। एमा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। वो बिना एक पल गवाए नाइटली के प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं। लेकिन जैसे ही एमा को हैरियट का ख्याल आता है, उसकी खुशी पर एक बार फिर दुखों के बादल छा जाते हैं। वो नाइटली से कहती है कि जब तक हैरियट का दिल संभल नहीं जाता, वो इस शादी का ऐलान नहीं कर सकते। इसके बाद एमा हैरियट से मिलने का फैसला करती है ताकि वो उसे सच बता सके। लेकिन जब हैरियट सामने आती है तो कहानी में एक और ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी उम्मीद खुद एमा ने भी नहीं की थी। हैरियट के चेहरे पर दुख का एक भी कतरा नहीं था। वो मुस्कुराते हुए एमा को बताती है कि मिस्टर नाइटली तो सिर्फ एक भ्रम थे। असल में रॉबर्ट मार्टिन उससे दोबारा मिलने आए थे। रॉबर्ट ने एक बार फिर हैरियट के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया था और इस बार हैरियट ने एमा के किसी प्रभाव में आए बिना अपने सच्चे प्यार को चुन लिया था। हैरियट और रॉबर्ट मार्टिन की शादी तय हो जाती है। एमा को ये देखकर आत्मसंतुष्टि मिलती है कि आखिरकार उसकी वजह से जो रिश्ता टूटा था, वो किस्मत ने दोबारा जोड़ दिया था। अब एमा और नाइटली की शादी का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका था। लेकिन आखिरी रुकावट थे एमा के पिता मिस्टर वुडहाउस, जो एमा को किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं भेजना चाहते थे। मिस्टर नाइटली अपने प्यार के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। वो अपना आलीशान डॉनवेल एबे महल छोड़कर एमा के साथ उसी के घर हार्टफील्ड में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि एमा के पिता अकेले न पड़े। ये देखकर एमा का दिल नाइटली के लिए और ज्यादा प्यार से भर जाता है। कहानी के अंत में ससेक्स के उसी खूबसूरत चर्च में एक बार फिर शहनाइयां गूंजती हैं। इस बार मंडप में कोई और नहीं बल्कि खुद एमा वुडहाउस और मिस्टर जॉर्ज नाइटली खड़े थे। चर्च में पूरा गांव मौजूद था। हैरियट और रॉबर्ट मार्टिन एक खुशहाल जोड़े की तरह अग्रिम पंक्ति में थे। फ्रैंक चर्चिल और जेन फेयरफैक्स भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे और मिस्टर वुडहाउस की आंखों में खुशी के आंसू थे। एमा, जो कभी दूसरों की शादियां कराने को अपना खेल समझती थी, आज अपनी खुद की शादी के पवित्र बंधन में बंध रही थी। जब नाइटली उसका हाथ थामकर उसे चूमते हैं तो एमा को समझ आता है कि जिंदगी दूसरों को अपने इशारों पर नचाने का नाम नहीं, बल्कि अपने सच्चे प्यार के सामने खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने का नाम है।